इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी देंगे रेलवे को करोड़ों की सौगात। बड़ी जानकारी है, वंदे भारत ट्रेनों को आज हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अलग अलग रूट पर चलने वाली ट्रेनों को हरी झंडी आज दिखाएंगे। रेलवे के 85,000 करोड़ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होगा। रेलवे को वर्चुअली सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। अहमदाबाद में पीएम मोदी का कार्यक्रम आज क्या कुछ है वो आप जान लीजिए। 10 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 85,000 करोड़ रुपए की परियोजना इसमें शामिल है। 6,000 परियोजनाओं की सौगात आज पीएम मोदी देने वाले हैं। 764 जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10,000 डिजिटल स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर। देश को आज 10 और वंदे भारत ट्रेन मिल जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इन ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। कौन कौन सी ये ट्रेन है? अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, मैसूर चेन्नई, पटना लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी टू पटना, पुरी विशाखापट्टनम, लखनऊ देहरादून, कलबुर्गी। ये तमाम वो ट्रेन है जिनको आज हरी झंडी दिखाई जाएगी। खजुराहो और नई दिल्ली के बीच में, ऐसी कुल मिलाकर रांची वाराणसी, ये कुल मिलाकर 10 नई ट्रेनों को आज हरी झंडी दिखाया जाएगा। इसी बीच हमारे साथ केशव जुड़ चुके हैं। केशव, आज एक बार फिर से 10 और ट्रेन देश को समर्पित होने वाली हैं। आपके पीछे मैं देख भी पा रही हूँ, आप वहां पर मौजूद भी हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? जी बिल्कुल पलक, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर पहुंचेंगे कुछ देर के बाद और एक साथ 10 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस वक्त मैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे ही मौजूद हूं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ 10 नई वंदे भारत ट्रेन को देश भर के अलग अलग रेलवे स्टेशन से वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये केसरिया वंदे भारत ट्रेन है। पूरी तरह से भगवा कलर में आपको दिख रही होगी ये वंदे भारत ट्रेन, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर मुंबई सेंट्रल के लिए रवाना करेंगे। और ऐसे ही 9 और वंदे भारत ट्रेन है, पटना न्यू जलपाईगुड़ी, पटना बनारस और रांची लखनऊ, और उसके साथ ही नई दिल्ली खोजरा। इस तरह के 10 नई वंदे भारत ट्रेन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। साथ ही साथ रेलवे के तकरीबन 85,000 रुपये के जो योजना है उसके भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस वक्त मैं आपको अंदर भी लेकर जाकर दिखाने की कोशिश करता हूं कि वंदे भारत ट्रेन में क्या खास सुविधाएं हैं। ये देखिए, ये एग्जीक्यूटिव क्लास की बॉगी है पलक, और इसमें जो सुविधाएं, सीट की जो सुविधाएं रहती है वो किसी फ्लाइट से भी आपको ज़्यादा लग्जरियस फील होगा। साफ तौर से ये आप देख सकते हैं, ये सीट जो है ये पुश कर सकते हैं। इससे बटन, जिस तरह से फ्लाइट में आप बैठते होंगे पुश आपका बटन रहता है, ठीक इस तरह से अपने कंफर्ट के हिसाब से आगे पीछे इसको कर सकते हैं। यहाँ पर लेग स्पेस रखने के लिए दिया हुआ है और साथ ही साथ लगेज कैरियर आप देख सकते हैं, तो आपको किसी फ्लाइट जैसा अनुभव होगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। अभी वर्तमान में देश में 41 वंदे भारत ट्रेन चल रही है और आज जब एक साथ 10 नई वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे लगातार केशव ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। आपने बताया कि किस तरीके से सुविधाएं हैं, जाहिर है कि यात्रियों को इससे काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। केशव, बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे और भारत 24 के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौगात देने वाले हैं वंदे भारत ट्रेन। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते एक और अहम खबर है इंदौर की। अगर बात करें तो धार भोजशाला का ज्ञानवापी की तरह सर्वे होगा। इंदौर हाईकोर्ट के जो बेंच है उसने आदेश दिया, 5 एक्सपर्ट 6 सप्ताह में सर्वेक्षण कर अपने रिपोर्ट को सौंपेंगे। इंदौर हाईकोर्ट में 19 जनवरी को बहस हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। बीते दिन कोर्ट ने फैसला सुनाया है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धार भोजशाला लंबे वक्त से इसको लेकर के विवाद होता है। एक खास दिन यहाँ पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति होती है, एक खास दिन जी बसंत पंचमी, और एक खास दिन मुसलमान वहाँ पर जाकर के नमाज भी अदा करते हैं। लेकिन इसको लेकर के एक लंबी बहस चली, लेकिन अब कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया। इंदौर हाईकोर्ट में 19 जनवरी को बहस हुई थी और कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से वाराणसी में ज्ञानवापी में जहाँ पर एएसआई ने सर्वे किया था उसी की तर्ज पर यहाँ पर सर्वे हो। लेकिन पलक, चुनाव से ठीक पहले इसका कितना असर होगा वो देखना बहुत अहम होगा। बिल्कुल, ये देखना तो बेहद अहम होगा। दरअसल एएसआई ने कोर्ट में ये बताया कि भोजशाला का 1902-1903 में जो सर्वे हो चुका है इसकी रिपोर्ट भी उपलब्ध है। पिछली सुनवाई पर बेंच ने भोजशाला को लेकर लंबित सभी याचिकाएं और आदेश अपने पास मांग लिए थे। हालांकि इस पूरे मामले पर विवाद भी पहले जमकर हुआ है। कोर्ट ने कहा कि इस पर एएसआई की रिपोर्ट देखने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि ज्ञानवापी केस में याचिकाकर्ता विष्णुशंकर जो जैन है, उन्होंने ही भोजशाला के नए सर्वे को लेकर हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दिया था। साक्षी,
आगे बढ़ते हुए अगली खबर लुधियाना से। लुधियाना में एसकेएम की मीटिंग के लिए कई फैसले। 14 मार्च को रोके किसान तो होंगे रेलवे ट्रैक जाम। कुल मिलाकर 25 के करीब जत्थेबंदियों ने भाग लिया इस मीटिंग में। दिल्ली रामलीला मैदान में महापंचायत का निर्णय यहां पर सामने आया है। बोले कि केंद्र से दबने वाले नहीं है, तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। उस बीच किसानों के द्वारा कह दिया गया कि 14 मार्च को रोका गया तो हम रेलवे ट्रैक्स को जाम करेंगे, तो कुल मिलाकर यातायात प्रभावित होने वाली है। ऐसी वार्निंग यहां पर किसानों की तरफ से देते हुए किसान नजर आए हैं। लगातार केंद्र के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश किसानों के द्वारा की जा रही है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, जिसमें एमएसपी लागू करने की मांग शामिल है। बढ़ते खबरों में आके सीएए लागू होने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का स्टेटमेंट, जानबूझकर चुनाव से पहले लागू किया गया। ये कांग्रेस नेता का स्टेटमेंट है। सरकार को लगभग 4.5 साल तक लग गए, क्योंकि देखिए पहले भी मैंने जिक्र किया था कि कानून बनने में लगे थे करीब 4 साल और लागू करने में भी 4 साल, और लगातार जिस तरह से अब सीएए कानून देश भर में लागू हो चुका है तो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर सीएए लागू लोगों के समूहों के साथ भेदभाव करता है तो वो इसका विरोध करेंगे। और देखिए यहाँ पर जयराम ठाकुर ने भी कहा है कि सरकार को इसे लाने में इतना समय लग गया कांग्रेस। बिल्कुल, जयराम रमेश ने कहा कि विकास को मंडिया गठबंधन की नींव को लेकर इन्होंने निशाना साधा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुसीबत बढ़ी है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में वारंट जारी हो चुका है। एनआईए कोर्ट ने जारी किया है वारंट। 2008 के मालेगांव विस्फोट का ये पूरा मामला बार बार चेतावनी के बाद भी नहीं हुई कोर्ट में पेश। उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से सांसद, हालांकि इस बार उन्हें टिकट तो नहीं मिला, लेकिन मुसीबतें बढ़ती हुई, क्योंकि अब उनके विरुद्ध जो जमानती वारंट है वो जारी किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि उन्हें प्रेजेंट होना होगा। लेकिन अब आगे वो क्या करते हैं वो देखना होगा, क्योंकि बार बार चेतावनी उन्हें दी गई थी कि वो कोर्ट में पेश हो, लेकिन वो कोर्ट नहीं जा रही थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। 2008 का ये पूरा मामला। फलक आगे बढ़े और अब आगे बढ़ेंगे। अलकायदा के एक आतंकी नेता की मौत की जानकारी है। खूंखार आतंकी नेता खालिद बतरफी की मौत। अमेरिका ने रखा था $50 लाख का इस पर इनाम। ये बड़ी जानकारी है। बतरफी की मौत यमन में हुई है। आतंकी संगठन का मीडिया नेटवर्क ये देखा करता था और इस पर इनाम भी घोषित किया गया था। आतंकी मीडिया संगठन का मीडिया ये देखा करता था। खूंखार आतंकी नेता खालिद बतरफी जिसकी मौत हुई। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते दिल्ली से खबर। दिल्ली के जेएनयू में 22 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। 4 साल बाद में छात्र संघ चुनाव जेएनयू में होने जा रहे हैं। इस बीच 24 मार्च को नतीजे भी आ जाएंगे। 22 को चुनाव, 24 को नतीजे। अब क्या कुछ नतीजों में सामने आता देखने वाली बात। हिंदुस्तान के हवाले से यह खबर। बिल्कुल, बढ़ते खबरों में आते हो। देखिए दिल्ली समेत पूरे देश में सोमवार की शाम को चांद दिखा और जामा मस्जिद के इमाम ने घोषणा की आज होगा रमजान का पहला रोजा। और हिंदुस्तान के हवाले से आपको खबर बता रहे हो। देखिए तस्वीर भी निकलकर सामने आई। जामा मस्जिद जगमगाई, जिसकी तस्वीर अभी अखबारों में है। और रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, जिसको लेकर जामा मस्जिद को बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया। रमजान का पाक महीना खुदा इबादत का महीना होता है और आप रमजान को लेकर देखिए अब जो तस्वीरें हैं लगातार देख पाएंगे कि किस तरह से इसे लेकर जो मस्जिदें हैं उसे बिल्कुल खूबसूरती से सजाया गया है। प्रिया, बिल्कुल इबादत का ये पूरा महीना होता है। आप सभी को रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को बड़ी राहत। सीएपीएफ कैंटीन में मिलेगी जीएसटी में 50% छूट। देश भर में 1700 सीएपीएफ कैंटीन है संचालित। साल भर में करीब 2800 करोड़ रुपए की बिक्री होती है। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर और इसको लेकर के तमाम जो अखबार है उसने इस खबर को जगह दी है कि किस तरीके से केंद्रीय अर्धसैनिक जो बल हैं उनको इससे एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब जो जीएसटी है उसे 50% छूट मिलेगी। हालांकि पहले भी हम देखते हैं कि किस तरीके से कैंटीन के जरिए तमाम जो सैनिक है वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, जो उनके परिवार से जुड़े हुए हैं वो लोग खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से बड़ी राहत मिलेगी। साल भर में करीब 2800 करोड़ की बिक्री की जानकारी और अब जीएसटी में भी 50% की छूट का फैसला लिया गया है। पलक, बिल्कुल अब आगे बढ़ेंगे। एएमएम के नेता टीटीवी दिनकरन का ये बड़ा ऐलान है। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में वो शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी दिनकरन ने बीजेपी को दिया है बिना शर्त के समर्थन। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर है। अगली खबर, बकाया इनकम टैक्स पर कांग्रेस पहुंची है हाईकोर्ट। आईटी विभाग ने दिया है 105 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस और कांग्रेस ने चुनाव के समय फंड न होने की दुहाई भी यहां पर दी है। तो बकाया इनकम टैक्स पर कांग्रेस अब भी हाईकोर्ट पहुंच गई है।
बढ़ते खबरों में आगे और बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफसीयू को बताया सही। दरअसल केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों में एफसीयू बनाने का निर्णय लिया था और फेक न्यूज और फर्जी कंटेंट जांचने के लिए फेक कंटेंट यूनिट का गठन होगा और कुणाल कामरा और अन्य की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट का एफसीयू को उन्होंने सही बताया है और कुणाल कामरा की याचिका पर ये जानकारी और सुनवाई। आईटी नियमों में एफसीयू बनाने का निर्णय किया गया था और केंद्र सरकार ने ये नियम बनाया था। आगे बढ़ेंगे। भारत अभी सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। विश्व के कुल 9.8% हथियार भारत इंपोर्ट करता है। सिप्री ने दरअसल एक रिपोर्ट जारी की। भारत के आर्म्स इंपोर्ट में 4.7% की बढ़ोतरी हुई है और इसको लेकर के कहा गया है कि भारत अभी भी, अगर आप तमाम देशों का आंकड़ा देखेंगे तो भारत इसमें लीड करता हुआ नजर आता है, क्योंकि भारत इसमें इंपोर्ट के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 9.8% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि इससे अगर आप तुलना करेंगे तो कई देशों के मुकाबले ज़्यादा है। कुल 9.8% हथियार भारत इंपोर्ट करता है। सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इस बात का खुलासा हुआ। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। मोहम्मद शमी टी20 वर्ल्ड कप से हुए हैं बाहर। आईपीएल के बाद टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हुए हैं। सितंबर से पहले नहीं करेंगे वापसी। बीसीसीआई अध्यक्ष जय शाह ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें, शमी इस समय एनसीए में रिहैब कर रहे हैं। सितंबर में वापसी करने की उनकी संभावना। अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में शहबाज की कैबिनेट में 19 मिनिस्टर। प्रेसिडेंट जरदारी ने शपथ ली। पीपीपी के किसी भी सांसद को मंत्री नहीं बनाया गया। वहीं पीएम शहबाज शरीफ के कैबिनेट मेंबर्स को शपथ दिलाई गई। सरकार में 19 कैबिनेट मंत्री होंगे, जानकारी मिल रही है अखबारों के जरिए। तो ये बड़ी जानकारी है। देखिए, पाकिस्तान से बड़ी खबर है। शहबाज की कैबिनेट में 19 मिनिस्टर और पीपीपी के किसी सांसद को मंत्री इसमें नहीं बनाया गया। पीएम शहबाज शरीफ के कैबिनेट मेंबर्स को शपथ, और ये बड़ी जानकारी पाकिस्तान से आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, जहां प्रेसिडेंट जरदारी ने शपथ दिलाई है। बढ़ते खबरों में आगे चीन से अगली बड़ी खबर। चीन ने की भारत की जासूसी। रिसर्च जहाज भेजा भारतीय तटों के पास और अग्नि 5 के फ्लाइट टेस्ट से पहले ये अपना जहाज भेजा गया। तो अग्नि 5 की रेंज है पूरा चीन, और चीन का एक रिसर्च जहाज पहले से मालदीव्स में तैनात है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां चीन की भारत ने जासूसी की है और इसे लेकर ये बड़ी खबर। चीन ने भारत की जासूसी की है और चीन लगातार अपने मंसूबों को किस तरीके से वहां पर अंजाम देने की कोशिश करता है। हालांकि भारत की तरफ से चीन का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जीएन साई बाबा की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। साई बाबा पर था माओवादी गतिविधियों का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को माना तर्कपूर्ण। तो इस पूरे मामले में जीएन साई बाबा की रिहाई पर रोक लगाने से सर्वोच्च अदालत ने इनकार कर दिया, क्योंकि इसको लेकर के एक याचिका दायर की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल में एक फैसला दिया था। माओवादी गतिविधियों का दरअसल आरोप लगा था और ये भी कहा गया था कि कई लोगों के वो कॉन्टैक्ट में थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया उसको सही माना और उसको तर्कपूर्ण बताया, और इसी के बाद इस पूरे मामले में सर्वोच्च अदालत का फैसला और इस पूरे मामले में जिस तरीके से हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसको बरकरार रखा गया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पर मांगी है रिपोर्ट। मणिपुर सरकार सीबीआई और एनआईए से तलब की रिपोर्ट। हिंसा के मामलों की जांच की स्थिति और आरोप पत्रों की स्टेटस पर यह रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट मुकदमों पर अहम निर्णय लेगा। केस असम में चलाया जाए या मणिपुर में, इस पर भी इस रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय होगा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर पर एक विस्तृत रूप से रिपोर्ट मांगी है, जिससे तमाम जो तरीके के निर्णय हैं वो सामने आएंगे। मणिपुर सरकार सीबीआई और एनआईए से रिपोर्ट मांगी है ताकि हिंसा के जो मामले उसकी स्थिति स्पष्ट हो सके। आरोप पत्रों की स्टेटस पर यह रिपोर्ट मांगी गई है और इसी से ये निर्णय लिया जाएगा कि इस केस को कहां पर चलाना है। रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट निर्णय लेगा कि केस को असम में चलाया जाए या फिर केस को मणिपुर में चलाया जाए। बढ़ते खबरों में आगे। पति की हत्या देखने वाली पत्नी की हार्ट अटैक की वजह से मौत की जानकारी मिल रही है। अनंतपुर की रहने वाली है मैरिटल मूर्ति और शोभा गोखले। अनंतपुर की एलआईसी कॉलोनी की है ये पूरी घटना, और पति की हत्या देखने वाली पत्नी की हार्ट अटैक से मौत। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, 15 मार्च के बाद तिरुपति में नहीं होंगे वीआईपी दर्शन। चुनावी आचार संहिता के चलते यह निर्णय लिया गया है और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के लिए महत्वपूर्ण फैसले के सामने आए हैं। और 14 करोड़ रुपए से होगा देवस्थानम कर्मचारियों के घरों का रिनोवेशन। तो 15 मार्च तक तिरुपति में वीआईपी दर्शन होंगे और उसके बाद
चुनावी आचार संहिता के चलते ये निर्णय लिया गया है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला कि 15 मार्च तक ही तिरुपति में ये वीआईपी दर्शन करने के लिए पहुंच सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। शरद पवार ने ईडी पर हमला बोला है। 2005 से 2023 के आंकड़ों का हवाला दिया। कहा कि ईडी ने इस दौरान दर्ज किए 5,806 मामले, लेकिन निपटाए केवल 25। 2014 के बाद किसी भी बीजेपी नेता की ईडी जांच न होने की बात कही है उन्होंने, और इसको लेकर के वो हमलावर नजर आ, खास तौर पर क्योंकि अगर आप देखें कि हाल के दिनों में जिस तरीके से कार्रवाइयां अलग अलग जगहों पर हुई है, तो विपक्ष इसको लेकर के बीजेपी पर हमला बोलता आया है, और अब एक बार फिर से शरद पवार की तरफ से हमला बोला कर बाकायदा उन्होंने ये जो आंकड़े हैं वो भी यहाँ पर सामने रखा है।